नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम भूगोल विषय का अध्याय नंबर 3, जिसमें विश्व की या हमारी पृथ्वी की या धरातल की बनावट, संरचना से संबंधित जानकारी लेने जा रहे हैं। इससे पूर्व की क्लास में भी हमने पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का है से संबंधित जानकारी के कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण, इनका अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रमाण हैं या दो प्रकार के साक्ष्य हैं, स्रोत हैं जानकारी लेने के। इसमें एक का हमने अध्ययन किया प्रत्यक्ष साक्ष्य, प्रत्यक्ष स्रोत, जिसके अंतर्गत हमने उल्काएं हैं, ज्वालामुखी है, खनन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली चट्टानें हैं, इन तीन के बारे में अध्ययन किया। चट्टानें, उल्काएं और ज्वालामुखी, इन तीन चीज़ों का हमने अध्ययन किया था। जैसा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से खनिजों से या गहरी खानों से प्राप्त होने वाली चट्टानें जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकाली जाती हैं, उन चट्टानों का अध्ययन करके, उनके नमूने लेकर के और ये जानकारी प्राप्त की जाती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, किस प्रकार के तत्वों से बना हुआ है। ये जानकारी चट्टानें देती हैं, जिससे पूर्व की क्लास में हमने अध्ययन किया। उल्काएं ऐसा खगोलीय पिंड हैं जो कभी कभार पृथ्वी धरातल के ऊपर आकर के गिरते हैं, और उन पिंडों का अध्ययन खगोल शास्त्री करके अनुमान लगाते हैं, क्योंकि उल्काओं की बनावट भी उसी पदार्थ से हुई है जिस पदार्थ से हमारी पृथ्वी बनी है। तो उन दोनों के अंदर काफ़ी समानता है, इसलिए इसको भी इसके अध्ययन में शामिल किया जाता है। ज्वालामुखी, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से तप्त गर्म तरल पदार्थ बाहर निकल करके आता है, जिसे हम ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, जिसमें लावा धरातल के ऊपर प्रकट होता है और उस लावे के साथ जो अन्य पदार्थ उत्सर्जित होकर के धरातल पर आते हैं, उनका अध्ययन भूगोलवेत्ता करके और पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने में उनको प्रमाणित करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ज्वालामुखी पदार्थ, जिसको हम लावा कहते हैं, ये धरातल पर प्रकट होता है और इसमें जो चट्टानें तरल पदार्थ बाहर निकल कर के आते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ये तो थे प्रत्यक्ष साक्ष्य। इसके बाद में हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष के अंतर्गत हमने बात की तापमान, घनत्व, दाब और भूकंप। ये अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं, क्योंकि जहां तक हम जा नहीं सकते या वहां के स्रोत हमारे तक सीधे प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन इनके आधार पर भूगोलवेत्ता अनुमान लगाते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की। बात करते हैं हम तापमान की, कि जैसे जैसे हम भूपर्पटी से पृथ्वी के केंद्र की ओर, गहराई की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। प्रति 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती जाती है। घनत्व, जैसे जैसे भूपर्पटी से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग या गहराई की ओर, गर्तों की ओर, खानों की ओर जाते हैं, तो घनत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि अभी भूपर्पटी के ऊपर जो चट्टानें हैं या ऊपरी जो भूभाग है वो नरम चट्टानों से बना हुआ है, लेकिन जैसे ही गहराई की ओर जाते हैं, चट्टानों के घनत्व में वृद्धि होती चली जाती है, अर्थात भारी चट्टानें आना शुरू हो जाती हैं। विभेदन प्रक्रिया के दौरान हमने समझा था कि कठोर एवं ठोस भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के नीचे की परतों की ओर चले गए, और हल्के जो पदार्थ थे वो ऊपरी परतों की ओर आ जाते हैं।
इससे दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी का तीसरा दाब, क्योंकि भूपृष्ठ के ऊपर केवल वायुमंडलीय दाब ही है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी गहराई की परतों की ओर जाते हैं तो ऊपरी परतों का, ऊपरी चट्टानों का दबाव बढ़ता चला जाता है, और ये गहराई की ओर जाते हैं तो ये दबाव के अंदर काफ़ी अत्यधिक वृद्धि होती चली जाती है, और उस दबाव की वजह से ही जो चट्टानें वहाँ की वो पिघली हुई अवस्था के अंतर्गत रहती हैं। तो ये तीन बिंदु जो अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में, इसके बाद में बात करते हैं भूकंप की या भूकंप विज्ञान की। आज के आधुनिक युग में जो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी लेने का सर्वमान्य जो साक्ष्य है, प्रमाण है, वो है आज का भूकंप विज्ञान। विश्व के सभी विद्वान भूकंप का अध्ययन पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी लेने में महत्वपूर्ण मानते हैं। भूकंप के बारे में हम काफ़ी सुन चुके हैं, किस तरीके से ये धरातल पर आकर के और जान माल की भारी मात्रा में नुकसान करता है, इसका भी हम लोगों ने है जो कई बार उदाहरण सुने हैं, देखे हैं, चित्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। जब भूकंप उत्सर्जित होता है या आता है तो पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न हो जाता है, और इसी कंपन को भूकंप, भू यानी पृथ्वी का कंपन, जिसको अंग्रेजी भाषा में अर्थक्वेक कहते हैं, अर्थात इसके अंदर पृथ्वी कांपने लग जाती है। भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न हो करके और इसकी भूपृष्ठ के ऊपरी भाग या धरातल की ओर प्रकट होता है। भूकंप में एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा का धरती तक आगमन तरंगों के माध्यम से होता है। तो भूकंपीय जो तरंगें होती हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने के सर्वमान्य साक्ष्य हैं। अब हम बात करते हैं भूकंप तरंगों की। भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरीके से हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग जहां ऊर्जा एकत्रित रहती है, ये वो स्थान है जहां पर ऊर्जा एकत्रित रहती है। इसे भूकंप मूल कहते हैं। जड़ जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। इसे अभिकेंद्र भी कहते हैं। अब यहां से तरंगें चारों दिशाओं में और धरातल पर आकर के प्रकट होती हैं। ये वो स्थान होता है जहां पर भूकंप की तरंग सबसे पहले महसूस की जाती है। उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। अब भूकंप या इन तरंगों में एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। अब ये भूकंपीय तरंगें P, S और L, ये तीन प्रकार की तरंगें होती हैं भूकंप की उत्पत्ति के दौरान। ये जो तरंगें होती हैं वो ना एक साथ नहीं चलती, इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग P तरंग की। P का मतलब होता है प्राइमरी, अर्थात प्राथमिक। प्राइमरी प्राथमिक तरंग। प्राइमरी या प्राथमिक तरंग नाम इसका इसलिए निकला है क्योंकि
अपने मूल केंद्र से उत्पन्न होने के बाद सबसे तेज गति से और धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग होती हैं ये, क्योंकि इनके अंदर जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो अत्यधिक होती है, इनकी गति जो होती है वो बहुत तेज होती है, इसलिए ये अपने अन्य समकक्ष तरंगों की तुलना में बहुत तेज गति से गति करती हुई धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इसका नाम प्राथमिक तरंग पड़ा है। ये सबसे तेज गति करती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये कि ये पदार्थ की या चट्टानों की ठोस, द्रव एवं गैस, ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्थाओं से गमन करती है। प्राइमरी तरंग की जो मुख्य विशेषता है वह तेज गति से तो गमन करके सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। लेकिन इसकी जो भूकंप विज्ञान में या पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी लेने में साक्ष्य के रूप में जो प्रयोग की जा रही है, उसके अंदर जो विशेषता है इसकी, ये पदार्थ की ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्थाओं से गमन कर जाती है। पदार्थ की जो 3 अवस्था होती हैं या हमारे धरातल की भी चट्टानों की जो अवस्थाएं हैं, उसके अंदर ठोस अवस्था की चट्टान भी है, तरल अवस्था में भी है और गैसीय अवस्था के अंदर भी है। इस तरंग की ये विशेषता है कि चाहे इनके मार्ग में ठोस चट्टानें हो या ठोस भूभाग हो, तरल हो या गैसीय अवस्था हो, ये गमन करके धरातल पर पहुंच जाती हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं कि एक बार उत्पन्न होने के बाद ये धरातल पर अवश्य पहुंचेंगी। जो दूसरी तरंग है एस फॉर सेकेंडरी, अर्थात द्वितीयक तरंग होती है। ये द्वितीयक नाम इसलिए पड़ा है कि ये प्राथमिक तरंग के कुछ समय पश्चात दूसरे नंबर पे ये धरातल पर पहुंचती हैं। इनकी जो गति P से कम होती है, एक तो इसलिए जैसे 2 धावक होते हैं, बराबर एक साथ दौड़ते हैं, एक तेज गति से दौड़ने वाला होता है तो वो अपने टारगेट को सबसे पहले प्राप्त कर लेता है। दूसरा जो धावक होता है वो अगर उसकी गति थोड़ी धीमी है तो उसके पश्चात या कुछ सेकंड या कुछ मिनट के बाद में वो अपने टारगेट पे पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो मूल से ये तीनों ही तरंगे एक साथ उत्पन्न होती हैं, लेकिन एक साथ उत्पन्न होने के बाद जब ये अपने मार्ग में गति करती हैं, गमन करती हैं, तो इनकी गति अलग अलग हो जाती है। इसलिए कुछ तरंग, पी तरंग सबसे पहले धरातल पे पहुंच पाती है, कुछ समय पश्चात है जो द्वितीयक तरंग यानी सेकेंडरी एस तरंग पहुंचती है और उसके पश्चात एल तरंग पहुंच पाती है। तो इनका धरातल पर गमन करने की गति जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तो पहली विशेषता द्वितीयक तरंग की ये हो गई कि इसकी गति पी तरंग से थोड़ी क्या होती है, कम होती है। दूसरी जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो पृथ्वी की जानकारी, आंतरिक भाग की जानकारी उपलब्ध कराने में इसी तरंग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वो ये होती है कि यह तरंग केवल ठोस पदार्थ से होकर ही गमन करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, एस तरंग की, कि यह केवल ठोस पदार्थ या पृथ्वी की जो अवस्था है
ठोसी अवस्था, केवल उसमें से ही गमन करेगी। अर्थात इसके मार्ग में अगर तरल और गैसीय अवस्था आ जाती है तो ये वहीं पर समाप्त हो जाएगी या रुक जाएगी। अब इसके आधार पर भूविज्ञानी या भूकंप विज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले विद्वान जन भूकंप का जब अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के लिए इस तरंग की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि अगर मान लीजिए पी तरंग पहुंच गई है, इससे ये प्रतीत नहीं होगा अपने को कि इसके मार्ग में ठोस अवस्था थी, गैसीय अवस्था थी या तरल अवस्था थी। इसकी जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि ये तीनों अवस्थाओं में से होकर के गमन कर जाती है। लेकिन अगर भूकंप मूल से उत्पन्न होने के बाद अभी केंद्र पर या धरातल पर पी तरंग नहीं पहुंचती है, अगर पहुंच गई तो यह अंदाजा लगा लिया जाएगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है, क्योंकि एस तरंग केवल ठोस अवस्था से होकर के ही गमन करती है। और अगर एस तरंग धरातल तक नहीं पहुंच पाई तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इसके मार्ग में या पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल या गैसीय अवस्था थी, इसलिए वो धरातल तक नहीं पहुंच पाई है। तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी लेने में एस तरंग का विशेष महत्व है। इसके द्वारा ये प्रतीत हो जाएगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस अवस्था में है। अब जो तीसरी तरंग है एल, इससे लैटिट्यूड्स या धरातलीय इसे धरातलीय तरंग कहते हैं या तृतीय तरंग कहते हैं। देखिए, भूकंप विज्ञान का जो विस्तृत अध्ययन है इसको हम आगे लेसन के अंतर्गत करेंगे। यहाँ केवल इसका साक्ष्य के रूप में पढ़ रहे हैं हम। जब हम डिजास्टर्स या प्राकृतिक आपदाओं वाला जो लेसन पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम भूकंप का एक लंबा चौड़ा अध्ययन कर पाएंगे। यहाँ केवल साक्ष्य के रूप में कर रहे हैं। तो यह एल धरातलीय तरंग जो सबसे अंत में तो ये पहुंचती है, अर्थात इसकी गति होती है वो बहुत धीमी होती है। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि पी और एस तरंग अपने मूल केंद्र से धरातल तक आने के पश्चात दोनों नष्ट हो जाती हैं, लेकिन एल तरंग है जो अपने मूल केंद्र से धरातल पर आने के बाद इसकी ऊर्जा में बहुत तेज गति हो जाती है या इजाफा हो जाता है। इसलिए ये धरातल के समानांतर नीचे नीचे चल करके और उसमें उभार उत्पन्न करने का कार्य करती है ऊर्जा के, जिससे धरातल पर बने हुए जो भूदृश्य होते हैं या मानव दृश्य जो होते हैं, मानव संरचनात्मक दृश्य होते हैं, वो तहस नहस हो जाती हैं या उनमें परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ये सबसे इसकी जो विशेषता है कि ये तरंग सबसे नुकसानदायक होती है या भयानक होती है। जितना भी धरातल के ऊपर जो जानमाल की हानि होती है वो एल तरंग के माध्यम से होती है। ये सबसे नुकसानदायक तरंग होती है जो धरातल के समानांतर चलती है। तो इन तीन तरंगों का अध्ययन करने के पश्चात हम ये जान पाए हैं कि एस तरंग भूकंप ये पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देने में एस तरंग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि केवल ठोस अवस्था से गुजरने की वजह से ये प्रतीत हो जाएगा कि अगर एस तरंग धरातल पर नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब है पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है। इस वजह से ये तरल अवस्था से या जलीय भाग से या फिर गैसीय अवस्था से गुजर करके नहीं आ पा रही है। तो ये भूकंप जो है वो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देने में आज के युग में सर्वमान्य साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाता है और समझा जाता है। ये तो थे हमारे पृथ्वी की आंतरिक जानकारी उपलब्ध कराने के साक्ष्य। इसके बाद में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक जानकारी
जो विश्व के कुछ विद्वान जन हैं जिन्होंने कुछ परतें बताई हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उनकी गहराई कितनी है, ये जो जानकारी है इसको हम लेंगे अगले अगले पीरियड के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे।